हेलो एवरीवन। तो आज हम इस चैनल पर अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और वी कैन आल्सो कॉल्ड इज बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। ओके, तो हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे मैं साथ के साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, इस वीडियो में आज हम सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ब्लड, मेनली उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन. We have learned that all the living cells have to be provided with nutrients, oxygen, other. Okay, fine. तो सबसे पहले ये है कि obviously हमको nutrients और बाकी ऑक्सीजन वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सब चीज़ें कौन पहुंचा रहा है? ब्लड। क्योंकि सारी की सारी ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी फ्लूइड में डिज़ोल्व होकर जाएंगी। कोई बेसिकली मीडियम चाहिए कैरी करने के लिए, एंड दैट मीडियम इज़ गोइंग टू बी ब्लड। ओके, सो जितने भी हमारे वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होकर एलिमिनेट होंगे। सी, हमारी बॉडी में प्रॉपर मैकेनिज़म्स हैं कोई भी हार्मफुल या वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का। लेकिन अगर किसी टिश्यू में ये सब चीज़ें बन रही हैं और जो ऑर्गन उसको एलिमिनेट करने वाला है वहाँ तक पहुँचाने का काम ब्लड का होता है। तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इज़ ब्लड। ओके, सो have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. Okay, and इसके लिए efficient mechanisms हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि for the movement of these substances to the cells from the cells. अब देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज़म्स है जैसे कि स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, ठीक है, ये 11th में हम पढ़ेंगे, मतलब ये भी 11th का ही पार्ट है, लेकिन जो स्टार्टिंग में एनिमल किंगडम दे रखा है उसका पार्ट है ये। स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंसेस। सी, हम अपनी बॉडी में जैसे जो फ्लूइड है वो ब्लड है उसको सर्कुलेट करते हैं। ये जो मैराइन एनिमल्स हैं जैसे कि सीलेंट्रेट्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ये अपनी बॉडी में वाटर सर्कुलेट करते हैं जिससे कि सारे जितने भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, देन more complex organisms use special fluids within their bodies to transport such materials. Blood is the most commonly used body fluid in most of the higher organisms including humans. देखो, हमारी बॉडी में क्या यूज़ हो रहा है? ब्लड, और ये मोस्ट कॉमन है जो हायर ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। अच्छा, हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, लेकिन हम मेनली ब्लड को ही प्रेफरेंस देंगे। It also helps in the transport of certain substances. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph. Lymph basically tissue fluid होता है, ठीक है, and the mechanism of circulation of blood. मेनली फोकस हमारा ब्लड पर रहेगा। लिम्फ के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है इस चैप्टर में, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक ब्लड ही है, ब्लड एंड इट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होता है ब्लड? ब्लड हमारी बॉडी का एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जिसके थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है एक तरीके से। ठीक है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। सी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़, ये सब बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ब्लड इज़ ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने अभी कॉम्पोजिशन पढ़ लिया। अब हम एक एक करके इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लाज्मा। देखो, अभी पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देती हूँ, यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं। क्या? देखो, ब्लड की जो स्टडी होती है, ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, ये जस्ट वो पॉइंट्स हैं जो कि याद होने चाहिए। ठीक है, सेकंड, ये हम बोल सकते हैं कि ओके, ब्लड फॉर्मेशन, इसका मतलब फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्लड का पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? 7.4। 7.4 का मतलब क्या होता है? स्लाइटली एल्केलाइन है ये। ठीक है,
सी 7 इज़ न्यूट्रल, ब्लड का पीएच कितना है 7.4। ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिनका पीएच तुम लोग को याद रहना चाहिए, जैसे कि ब्लड का पीएच क्या होता है, सलाइवा का पीएच क्या होता है, फिर स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या पीएच होता है। ये कुछ ऐसे पीएच हैं जो याद रहे तो अच्छा है, क्योंकि इन पे फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज़ आ जाते हैं नीट में, ठीक है। देन वी हैव अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है। सी वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। किसी ओल्ड पर्सन में अलग होगा, किसी बेबी में अलग होगा, फिर किसी मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। बट अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 to 6 लीटर्स होता है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल आइडिया हो गया कि कैसे कैसे क्या होता है, तो ये सब याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर्ड यानी स्लाइटली येलोइश होता है, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो एक तरीके से प्लाज्मा हमारे ब्लड का मेन एलिमेंट है, मतलब देखा जाए तो 55% ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या है, देखो प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर प्लस प्रोटीन्स प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस गैसेस प्लस वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो सब भी तो प्लाज्मा के अंदर ही तो है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। और अब 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसका है प्लाज्मा में, वाटर का, 90 to 92%। प्रोटीन्स कितना आते हैं हमारे, 6 to 8%। और बाकी सब अगर कुछ रह गया है तो वो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बाकी की लिखी हैं, ठीक है। अब मेनली कौन कौन से प्रोटीन्स हैं हम उन पर बात, देखो प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको मेनली 3 प्रोटीन्स हैं जो हमारे कोर्स में, दैट इज़ फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन एंड एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स ये मेजर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कौन सा क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सी फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो फाइब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लोब्युलेंस, देखो नाम से समझ आ रहा है, ग्लोब्युलेंस ग्लोब्यूलर शेप के है, ग्लोब्यूलर शेप, ठीक है, स्फेरिकल, प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। सी ग्लोब्युलेंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेनली गामा ग्लोब्युलेंस मेन होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, और ग्लोब्युलेंस ग्लोब्युलर शेप के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल्ब्यूमिन आता है। देखो एल्ब्यूमिन हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेगा, बेसिकली वाटर लेवल। जब भी ऑस्मोटिक बैलेंस की बात आ जाए समझ जाओ वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कौन मेंटेन कर रहा है, एल्ब्यूमिन। देन प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। देखो ट्रांजिट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आते जाते रहते हैं, मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं। सी कुछ चीज़ें होती हैं प्लाज्मा में जो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आदान प्रदान उनका चलता रहता है, ठीक है, आती रहती हैं जाती रहती हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो इस टाइप से। Now, the factors for coagulation of or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without clotting factor is serum. Very very important line. इस पर नीट में बहुत बार MCQ आ चुका है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, सीरम होता है, या फिर सीरम इज़, और ऑप्शन दे देंगे आपको 4 और उसमें आपको टिक करना होगा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो क्या हो रहा है, हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। अच्छा, हमारे ब्लड में एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। ये क्या है हमारा, नेचुरल एंटी कोगुलेंट। इसका क्या मतलब है, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता।
सी क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी हमारे कोगुलेटिंग एजेंट्स हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब भी ज़रूरत होती है तो वो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ध्यान रखना है कि हमारे ब्लड में हिपैरिन होता है जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। कैसे, देखो, एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड। 55% क्या था हमारा, प्लाज्मा। एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज़्यादा क्या है, आरबीसी। A healthy man has on an average 5 million to 5.5 million of RBCs per millimeter cube of blood। तुम समझ रहे हो कितनी छोटी होंगी आरबीसी और कितनी ज़्यादा होती हैं, मतलब इतना छोटा सा, मतलब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी है, तो समझ जाओ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और ये मैन का बोला है, अगर फीमेल की हम बात करें तो 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि आरबीसी बनती कहाँ है आखिर। देखो, आरबीसी के बनने को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो ये कहाँ बनती है, हमारी रेड बोन मैरो में बनती हैं। क्या आरबीसी हमेशा से रेड बोन मैरो में बनती हैं, नहीं। क्या होता है, देखो, सबसे पहले योक सैक। ठीक है, जब बेबी मदर के वुम्ब में होता है तो उस टाइम पर आरबीसी जो बनती हैं वो हमारी योक सैक में बनती हैं। उसके बाद जब कुछ फ्यू वीक्स का हो जाता है बेबी, उसके बाद लिवर में बनती हैं, उसके बाद बोन मैरोज में बनती हैं, और उसके बाद एडल्ट्स में या फिर हम जैसे हम लोग हैं, हम में क्या होता है, लॉन्ग बोन मैरोज में बनती हैं। मतलब कि बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, जैसे फीमर हो गया। ठीक है, तो इन सब में आरबीसी बनती है। अब जो रेड बोन मैरो का था उसका क्या मतलब है, सी, इफ दिस इज अ बोन, ठीक है, तो ये उसकी समझ लो, ये उसकी मेम्ब्रेन है बोन की। ठीक है, और इसके अंदर हमारा पूरा बोन मैरो है। ठीक है, तो ये जो साइड्स पर होता है, मतलब कि इतना और इतना, इनके अंदर जो है, दिस इज़ द रेड बोन मैरो। बेसिकली क्या हो रहा है, लॉन्ग बोन्स में बीच में तो कॉम्पैक्ट बोन होती है और साइड्स में हमारी स्पॉन्जी बोन होती है, तो स्पॉन्जी बोन वाला जो पार्ट है उसमें होता है हमारा रेड बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है उधर हमारा आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है। ठीक है, देन आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव या डिस्कॉइडल शेप भी बोल देते हैं। बेसिकली अगर हम ऐसा व्यू देखें तो इस टाइप से हमें आरबीसी दिखेगी। ठीक है, दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द गैसेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यही गैसेस के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट कराता है। देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी कहाँ बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा ये सोचते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, लेकिन ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ द सेल्स। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का पिगमेंट है, तो इसलिए इसका नाम भी
रेड ब्लड सेल्स बढ़ा या एरिथ्रोसाइट्स बढ़ा। देखो एरिथ्रो मतलब कि रेड होता है और साइट्स मतलब सेल। देन अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। सी जहाँ भी ये मेजरमेंट्स आ जाते हैं, जहाँ भी ये रेंज आ जाती है, उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा मेल और फीमेल का, ऐसे ही हीमोग्लोबिन का अगर हम नॉर्मली देखें तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर भी स्टार मार्क कर देते हैं और इधर भी कि ठीक है कि 120 डेज़ में आरबीसी का लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। सी हमारे पास एक स्प्लीन होता है जो कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहलाया जाता है। क्यों? जब आरबीसी का लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो वो स्प्लीन के पास जाती है। स्प्लीन क्या करता है, आरबीसी का सेल तो रख लेता है और उसका हीमोग्लोबिन किधर भेज देता है, लिवर के पास। लिवर क्या करता है, हीमोग्लोबिन को तोड़ के उसका बाई प्रोडक्ट्स बनाएगा, बिलीरूबिन एंड ऑल। वो सब डाइजेशन का पार्ट है, पर डाइजेशन तो सिलेबस से हट गया है, सैड। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है स्प्लीन में, वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो ब्लड बैंक बन जाता है। बेसिकली स्प्लीन आरबीसी स्टोर करके रख रहा है और अब ये है कि हाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी स्प्लीन में। बट इन द केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और समथिंग, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तब जो स्प्लीन होता है वो बेसिकली ब्लड बैंक का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ल्यूकोसाइट, दैट इज़ दी WBC। क्या कर रहा है ल्यूकोसाइट्स में, क्या है इसमें लिख लेते हैं अपन WBC। ठीक है, अच्छा इसमें आरबीसी में मैं तुमको कुछ और भी पॉइंट्स बताना चाहूँगी। क्या क्या, देखो जब आरबीसी डिक्रीज़ हो जाती है काफ़ी, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। सी देयर इज़ अ डिफरेंट टर्म फॉर एवरीथिंग, जैसे कि एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या होता है, देखो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। देखो कोई भी चीज़ जब रिड्यूस हो जाती है बॉडी में, किसी भी सेल का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, तो उसमें हम वर्ड लगा देते हैं पीनिया, लेकिन हमारे कोर्स में एनीमिया दे रखा है, तो वही याद रखो। ठीक है, सी बहुत सारी कंडीशंस में इंक्रीज़ भी होती है आरबीसी। जैसे हम हाइयर एल्टीट्यूड्स पर चले गए, वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है ऑलरेडी, तो बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा आरबीसी बनाने लग जाएगी, इस उम्मीद में कि हो सकता है मतलब ज़्यादा हमारी टिश्यूज़ को डिलीवर हो जाए ऑक्सीजन, तो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है WBC। लेकिन इस कंडीशन के लिए ना बॉडी को बेसिकली अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को सराउंडिंग में। ऐसा नहीं होगा तुम हाइयर एल्टीट्यूड पर आज गए और कल तुमको पॉलीसाइथीमिया हो गया, नहीं। इस कंडीशन के लिए तुमको 3 to 4 मंथ्स उधर रहना पड़ेगा, तब जाकर बॉडी अडेप्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ल्यूकोसाइट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होता उसमें WBC में, तो इसलिए वाइट होती हैं ये। अच्छा, एक और बात, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही और कोई एलिमेंट्स मतलब और कोई ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, कुछ नहीं होता। ठीक है, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इसका रेंज बताया WBC का कितना होता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये काफ़ी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू WBC। अब ये मिलियंस में, ये सिर्फ थाउजेंड्स में, और न्यूक्लिएटेड होती है, वो न्यूक्लियस नहीं था उनमें, इनमें है। देन ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, कम होता है इनका लाइफ स्पैन। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC, ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्यूलोसाइट। जो ग्रेन्यूलोसाइट वो होती हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अब वो हम कैसे पहचानेंगे, वो अब आती है बात। कौन कौन सी होती हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। देखो एक तो ये बात ध्यान रखो, जो भी हमारी ग्रेन्यूलोसाइट हैं उसमें फिल्स आएगा। देखो इसमें भी फिल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है।
न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल या फिर इओसिनोफिल, एसिडोफिल एक ही चीज़ होती है, और बेसोफिल। इस ये अलग अलग टाइप की ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। तो देखो अब इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। अभी सबसे ऊपर आता है हमारा न्यूट्रोफिल, तो N लिख दिया। देन वी हैव बेसोफिल, जो कि 0.5 to 1% होता है। देखो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं बेसोफिल को, कि जो बेसमेंट होता है बेसिकली ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे होता है ना, तो 1 से भी कम है, इस टाइप से याद रख लो। तो 0.5 to 1%, ठीक है। ये रेंज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन वी हैव न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, 6 to 8% आर फैगोसाइटिक, ठीक है। सी यहाँ पर पता नहीं ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं लिख देती हूँ। सबसे ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होती हैं। देन वी हैव ल्यूकोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स तो WBC को ही बोल देता है। देन वी हैव मोनोसाइट्स, देन वी हैव इओसिनोफिल एंड देन वी हैव बेसोफिल, ठीक है। इस टाइप से है। तो एक तो इस टाइप से याद रख लो कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल आ गया और सबसे लास्ट में हमारा बेसोफिल आ गया, क्योंकि बेसमेंट वाला वो मैंने तुम बता दिया। तो एसिडोफिल और बेसोफिल तो साथ में आएंगे, सबसे बाद में बेसोफिल आ गया तो उसके जस्ट ऊपर एसिडोफिल आएगा, ठीक है। और फिर L और M में से अल्फ़ाबेट्स में पहले कौन आता है? L आता है, तो L पहले आएगा, M बाद में आएगा। मतलब समहाउ यार याद कर लो, ठीक है, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। तो देन वी हैव ओके, अब इसमें बता रहे हैं फैगोसाइटिक कौन होते हैं। देखो जब भी कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल को एनकाउंटर करता है सबसे पहले, दैट इज़ न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैगोसाइटोसिस करेगा दैट इज़ न्यूट्रोफिल। और अगर न्यूट्रोफिल के बस की नहीं हुआ संभालना, फिर आएगा हमारे पास मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारे पास लार्जेस्ट WBC होती है। मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? न्यूट्रोफिल। लार्जेस्ट कौन सी है? मोनोसाइट। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, ठीक है। और थर्ड नंबर पर अगर मोनोसाइट के बस की भी नहीं हुआ तो क्या होता है? मोनोसाइट्स आपस में यूनाइट करके मैक्रोफेज बनाती हैं, इनसे तो नहीं बचता कोई भी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एट्सेट्रा एंड दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इओसिनोफिल हमारी 2 to 3% होती है। दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शंस। सी चलो इधर लिखा हुआ है सबका परसेंटेज, अच्छी बात है। सी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये याद रखना कौन से सेल्स का क्या काम है। तो न्यूट्रोफिल तो हमारी फैगोसाइटिक है, ठीक है। मोनोसाइट भी हमारी फैगोसाइटिक है। फिर लिम्फोसाइट, उसका हम आगे बताएंगे रोल। अब पहली बात आती है हमारी एसिडोफिल की या इओसिनोफिल की। ये क्या कर रही है? ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन में काम कर रही है। जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी तो कौन एक्टिवेट होगी? हमारी इओसिनोफिल। लास्ट आती है हमारी बेसोफिल। देखो बेसोफिल सिक्रिटरी होती है। क्या क्या सिक्रेट करते हैं? हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। देखो हिपैरिन का काम हमें ऑलरेडी पता लग गया, दैट इज़ एंटीकोगुलेंट। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन हमारा इन्फ्लेमेशन करता है बेसिकली, बहुत ख़तरनाक है। इन्फ्लेमेशन क्या क्या मतलब होता है? कहीं भी अगर रेडनेस, स्वेलिंग और मतलब इचिंग हो, दैट इज़ हमारा इन्फ्लेमेशन, ठीक है। रेडनेस होना चाहिए, स्वेलिंग होना चाहिए, इची होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर राइज हो जाना चाहिए, तो वो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है। ये कौन कराता है? हिस्टामिन। सेरोटोनिन उल्टा इफेक्ट करता है। सेरोटोनिन इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, हिस्टामिन के ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों के फंक्शंस पता कर लिए। हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी, सेरोटोनिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और हिपैरिन एंटीकोगुलेंट। ये कौन सिक्रीट कर रहा है? बेसोफिल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन वी हैव इओसिनोफिल जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में काम करता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। RBC तो पता लग ही रही है, प्लेटलेट्स भी पता लग रही है। यहाँ देखते हैं मेन चीज़, ठीक है। सी वी हैव न्यूट्रोफिल, इसका मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस।
ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हैं ये लोग, मल्टी लोब न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमारे पास बेसोफिल है या इओसिनोफिल है। देखो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है। आई नो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लो एस शेप होता है, ठीक है। इओसिनोफिल बाई लोब्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोनोसाइट, मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, ठीक है। और इन दोनों का स्फेरिकल होता है, मतलब लिम्फोसाइट्स का स्फेरिकल होता है और बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब बहुत स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है लिम्फोसाइट में, स्कैंटी यानी बहुत कम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारी सेल्स को पहचानते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिम्फोसाइट, जो कि 20 to 25% होती हैं, और ये क्या करती है, बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। और बी और टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली, बी लिम्फोसाइट्स आगे जाके एंटीबॉडी बनेंगी, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्सेज फॉर द बॉडी, जैसे मैंने बोला। अब हम फाइनली बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होती है, इन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये होते क्या हैं, ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इर्रेगुलर होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं ना इन सब का तुमको वो भी बताऊंगी, ओरिजिन, बेसिकली कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फिलहाल ये मेगा कैरियोसाइट से डेवलप हो रहा है, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। सी, ये भी बोन मैरो से ही बनती हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 to 3 लाख और 3.5 लैक्स प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। कितना, 1.5 to 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood, ठीक है। ऑब्वियसली कोagulation और क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कैसे करता है वो आगे हम सीखेंगे। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब हम एक चीज़ भूल गए थे, वो अभी हम इंक्लूड कर देते हैं। WBC का डिक्रीज़ होना क्या कहलाता है, ल्यूकोपीनिया। देखो वही एक वर्ड याद रखना है, पीनिया, कुछ भी सेल रिड्यूस हो रही है, पीनिया लगा दो बस आगे, ठीक है। अब अगर WBC इंक्रीज़ हो जाए काफ़ी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर WBC बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। इसका क्या मतलब है, ब्लड कैंसर। ये कब हो रहा है, जब WBC बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स कम हो रही है तो वही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया लगा देना है, ठीक है। अब फिर हमारी प्लेटलेट्स इंक्रीज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, कैसे डेवलप हो रही हैं चीज़ें, देखो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ RBC। रेड बोन मैरो में बन रही है, ये तो समझ आ गया। अब क्या हो रहा है, देखो ये हमारी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें ये न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। जब भी हमारे पास ब्लास्ट सेल आ जाए, यानी कि जनरेटिव सेल हैं, ये बनाएंगी किसी चीज़ को, ठीक है, इससे हमारा बनता है इमेच्योर RBC, जिसको हम रेटिक्यूलोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं और थोड़ा थोड़ा हीमोग्लोबिन भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता। इसके बाद हमारा बनता है RBC।
डिस्कॉइडल, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, और ये कैसे बन रहा है हमारा? विद विटामिन B12 जिसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें, फॉलिक एसिड और आयरन, क्योंकि आयरन की ज़रूरत पड़ रही है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ठीक है, और बिना विटामिन B12 के इमेच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी नहीं बन सकती, तो ये कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ आर डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, इतना जान लो काफ़ी है। फिर हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ दी डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स। तो अभी जैसे हमने टेक्स्ट में पढ़ा मेगा कैरियोसाइट्स, तो अब पहले यहाँ पे एक मेगा कैरियोसाइट बनाएंगे और फिर इसी से ये हमारी क्या है, मेगा कैरियोसाइट, और फिर इसी से हमारा छोटे 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 सेल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे प्लेटलेट्स। कैसा नेचर होता है प्लेटलेट्स का? दीज आर irregular, these are sticky, these are non-nucleated, they lack organelles। ठीक है, तो बस इतना ही है, इतना ही जानना है। तो यहाँ हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप एंड द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, बाय बाय।